हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता है 20 फरवरी 2023 को यानी कि कल के दिन जो है ईपीएफओ ने सर्कुलर जारी किया है और इस सर्कुलर में यह बताया गया है कि हायर पेंशन स्कीम के अंदर कौन एलिजिबल है और कौन एलिजिबल नहीं है। ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि जो ईपीएफओ ने अपना पिछला सर्कुलर निकाला था उसके अंदर कुछ सर्टेन एम्प्लॉइज के लिए ईपीएफओ जो है साइलेंट था। अब वो एम्प्लॉइज कौन थे, आज की इस वीडियो में हम इसके ऊपर डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज की इस वीडियो में हम ये सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं कि कौन एलिजिबल है और कौन एलिजिबल नहीं है। ये ईपीएफओ ने जो कल सर्कुलर जारी किया है इसके अकॉर्डिंग इसको समझने की कोशिश करेंगे। वैसे तो मैं जो है अपनी फर्स्ट वीडियो में ये बता चुका हूं कि कौन एम्प्लॉय जो है एलिजिबल है हायर पेंशन स्कीम के लिए और कौन एम्प्लॉय जो है हायर पेंशन स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं है। क्योंकि बेसिकली यहां पर क्या हुआ, मुझे जो है बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया कि भाई ईपीएफओ ने जो अपना दिसंबर में जो सर्कुलर निकाला था उसमें तो वो जो है साइलेंट था कुछ एम्प्लॉइज के लिए। ये वो एम्प्लॉइज हैं जो सितंबर 2014 से पहले जॉब कर रहे हैं, सितंबर 2014 में भी जॉब पर हैं और सितंबर 2014 के बाद भी जॉब पर हैं कंटिन्यूअसली। तो ईपीएफओ जो है इनके ऊपर तो साइलेंट है, पर आप बोल रहे हो कि भैया ये एलिजिबल है। तो देखिए यहां पर कहानी क्या हुई, यहां पर आती है कहानी परसेप्शन की। अगर कहानी परसेप्शन की है तो भैया मेरे लिए तो ये 6 है और आपके लिए ये 9 है। तो जब मैंने सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर पढ़ा तो वहां से मेरा परसेप्शन यही निकला कि हम लोग जो है एलिजिबल है, यानी कि वो लोग जो सितंबर 2014 से पहले, सितंबर 2014 में और सितंबर 2014 के बाद वाले एम्प्लॉय भी एलिजिबल हैं। लेकिन कुछ लोगों का परसेप्शन था कि वो एलिजिबल नहीं है क्योंकि ईपीएफओ साइलेंट है। मैंने अपनी उस वीडियो में भी यही बोला था कि ईपीएफओ जो है अभी फ्यूचर में जो सर्कुलर निकालेगी उसके अंदर वो क्लियर करेगी और इस बार जो है ईपीएफओ ने इसको क्लियर कर दिया है कौन एलिजिबल है और कौन एलिजिबल नहीं है। अब बात करते हैं परसेप्शन की। अगर एक बात और करी जाए तो शालिनी तो गई, भाई शालिनी मैडम माफ करिएगा आपका नाम लिया जा रहा है, शालिनी तो गई के अंदर परसेप्शन कुछ भी हो सकता है। अगर मैं आपको बोलूं इस खाली स्थान को भरना है तो शालिनी तो गई, शालिनी तो हाथ से निकल गई, या शालिनी तो कॉलेज गई, या शालिनी तो, समझ गए ना। तो इसका मतलब आपको यह समझ में आया कि जो परसेप्शन का खेल था, जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया उस परसेप्शन के खेल को ही समझना था, बेसिकली उसको अच्छे से समझने की कोशिश करनी थी। बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट किया था कि जो ईपीएफओ ने अपना ऑर्डर निकाला दिसंबर के अंदर उसमें जो है तो कहीं नहीं बोला कि ये जो एम्प्लॉय है एलिजिबल है, लेकिन ईपीएफओ ने अब जो है ये बता दिया है और इसको समझने की हम कोशिश करेंगे आज की इस वीडियो में। ध्यान से समझना है, वीडियो को लास्ट तक देखना है, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी, कहीं पर जाने की जरूरत नहीं है, कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। जितने भी डाउट है एलिजिबिलिटी को लेकर के आज की इस वीडियो को देखने के बाद सारे एकदम क्लियर हो जाएंगे। तो हम जो है अंग्रेजी की बात तो करने वाले नहीं, अंग्रेजी की बात बिल्कुल नहीं करेंगे आज की वीडियो में। मैं आपको एक डायग्राम दिखाऊंगा, उस डायग्राम से समझने की कोशिश करेंगे। देखिए जो ईपीएफओ ने कल सर्कुलर निकाला है उसके जो पॉइंट्स हैं मैंने यहां लिखे हुए हैं। पहला पॉइंट आपको दिख रहा है, फिर दूसरा, पहला जो है अगर मैं बात करूं 44(3) वाले पॉइंट की, ये सुप्रीम कोर्ट का जो पैरा 44 और इसमें सब क्लॉज 3 था, 44(3) में ये बोला था द एम्प्लॉय हु हैड एक्सरसाइज ऑप्शन, ये वो एम्प्लॉय है जिन्होंने अपना ऑप्शन एक्सरसाइज किया था। कब किया था? पैरा 11(3) के अंदर, और ये अभी भी सर्विस पर थे 1 सितंबर 2014 को और उसके बाद भी है सर्विस पर। तो ये किससे गवर्न होंगे? 11(4) के इस पैरा से गवर्न होंगे। अब हम इसको समझने की कोशिश करेंगे विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। देखिए अंग्रेजी से समझेंगे तो समझ में तो आता नहीं है, सब जो है अपने अपने परसेप्शन बनाने की कोशिश करते हैं। तो पहले तो हम ये समझ लेते हैं, पहले अब आपको मैं यहां समझाता हूं कि देखो ये 11(3) वाला क्लॉज है, ये 11(3) वाला क्लॉज ईपीएस 95 के अंदर था। इसके बाद 11(4) वाला क्लॉज आता है, ये आता है 1 सितंबर 2014 के अंदर जो स्कीम अमेंडेड होती है उसके अंदर। यहां पर एक पॉइंट लिखा हुआ है, अगर आप ध्यान से देखेंगे, अगर हायर पेंशन ऑप्ट करना है या फ्रेश ऑप्शन ऑप्ट करना है तो उसको 6 महीने के अंदर करना है। कहां से? 1 डे ऑफ सितंबर 2014 से। ये चीज आपको याद रखनी है, 11(3) क्लॉज है और ये 11(4) क्लॉज है, पूरा का पूरा 11(4) क्लॉज है और ये 11(3) क्लॉज है। अब हम आगे बढ़ते हैं, इस डायग्राम को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए ये है आपकी टाइमलाइन,
जो पुराने जमाने से चली हुई आ रही है मुगलों के राज से। ईपीएस 95 यहां पर जो है एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 95 1995 में आती है। फिर मार्च 1996 में उसमें कुछ प्रोविजो ऐड करे गए थे। प्रोविजो कौन कौन से थे? बेसिकली जो ब्लू कलर में है ये सारे वो प्रोविजो हैं जो ऐड किए गए हैं इसके अंदर। पहले यहां पर 5,000 रुपए हुआ करती थी, यहां पर देखो, अगर आप देखो तो इसको हाईलाइटेड किया हुआ है, ये ऐड किया गया है। ये जो ब्लू कलर से है ये भी हाईलाइटेड है, इसको भी ऐड किया गया है। यहां पर ध्यान रखना ये प्रोविजो ऐड हुए थे। कब ऐड हुए थे? मार्च 1996 में यहां पर पहुंच गए, ये थी टाइमलाइन। इसके बाद अगला जो ऑप्शन आएगा हमारा 1 सितंबर 2014 पर आएगा। यहां पर 11(3) वाला जो क्लॉज था इसमें 15,000 रुपए ऐड कर दिए, और मतलब इसकी जो मैक्सिमम पेंशनेबल सैलरी थी वो 15,000 कर दी। 11(4) में अमेंडेड स्कीम, यहां पर जो है वही टाइम पीरियड को बताया था। बेसिकली ये यही है, ये जो 11 ऊपर दिख नहीं रहा है वही है 11(4). इसी के अंदर देखो यहां पर, और 11(3) में देखो मैक्सिमम पेंशनेबल सैलरी 15,000 रुपए, और 11(4) में ही यहां पर ये लाइन लिखी हुई है कि भैया ये जो है पीरियड 6 महीने के अंदर जो है इसको ऑप्ट करना है। क्लियर है? तो मेरे हिसाब से आपको ये टाइमलाइन तो क्लियर हो गई। अब 44(3) वाला जो पॉइंट है, सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है उसमें पैरा 44 और क्लॉज 3, 44(3) वाला जो पॉइंट है वो ये बोल रहा है वो लोग जिन्होंने मार्च 1996 यानी कि ईपीएस 95 में जो 11(3) वाला क्लॉज था, पैरा 11(3) या प्रोविजो एडेड इन 11(3) उसको ऑप्ट किया था, और वो किससे गाइड होंगे? 11(4) से, यानी कि यहां पर जो 11(4) है उससे गाइड होंगे। ध्यान रखना, उससे गाइड होंगे। क्लियर है? यहां तक की बात क्लियर हो जाती है, इसको आगे बढ़ेंगे। अभी अब पीछे की तरफ पहुंचते हैं। ठीक है भाई, ये आ गया हमारा 44(3), तो हमने ये बता दिया। अब इसके बाद अगला पढ़ते हैं 44(4) में क्या लिखा है। ये वो मेंबर हैं जिन्होंने ऑप्शन को एक्सरसाइज नहीं किया था। ये वो मेंबर हैं जिन्होंने ऑप्शन को एक्सरसाइज नहीं किया था। कब एक्सरसाइज नहीं किया था इसको समझेंगे। इसको अगर समझने की कोशिश करें तो इन्होंने कब एक्सरसाइज नहीं किया था ये समझना है। देखिए ये वो मेंबर है 44(4) में, ये वो मेंबर है जिन्होंने इस समय ऑप्शन को एक्सरसाइज नहीं किया था, लेकिन ये बीच में जागे और इन्हें पता चला कि भैया हमें तो हायर पेंशन मिलती है, और हायर पेंशन मिलती है तो ये पहुंच गए कहां? ईपीएफओ के अंदर। वहां पर अथॉरिटी ने इनको बोल दिया कि भैया आप एलिजिबल नहीं हो, वो जो टाइम था उसी समय था, आप जो है अब हायर ऑप्शन को चूज नहीं कर सकते। उसके बाद जो है ये केस हो जाता है राजीव गुप्ता, आरसी गुप्ता वाला जो केस होता है, जैसा कि आप सभी को पता है, मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो में इसको बहुत अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन भी किया है। वो केस होने के बाद जो है 3 जो केरला हाई कोर्ट और जो है दिल्ली हाई कोर्ट और राजस्थान वाली हाई कोर्ट, वहां पर 3 हाई कोर्ट जो है उस वाले पॉइंट्स को जो है हटा देती हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर ये बोला जाता है कि इसमें जो थी ना कट ऑफ डेट नहीं थी, इसमें ये तो लिखा था कि आप कब से एलिजिबल होंगे हायर पेंशन के लिए, लेकिन आप कब तक अप्लाई कर सकते हैं ये कहीं नहीं लिखा हुआ था। तो इसीलिए जो है इनको एक बार ऑप्शन दिया जा रहा है, इनके लिए 4 महीने के लिए ये विंडो ओपन करी जा रही है। किस डेट से? डेट ऑफ जजमेंट से, यानी कि 3 मार्च 2023 तक जो है ये ऑप्ट कर सकते हैं, और इनके लिए जो लिंक है वो वेबसाइट पर अवेलेबल है। उम्मीद करता हूं आपको ये पॉइंट समझ में आ गया। यहां पर अंग्रेजी पढ़ने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। इस अंग्रेजी को पढ़ने का कोई मतलब अब रह नहीं जाता। अगर आप उस डायग्राम को समझ रहे हैं तो आप ये पूरी अंग्रेजी कितनी भी बार पढ़ो, डायग्राम वही फिट होने वाला है। तो यहां पर ये लिखा है thus all the employee who did not exercise option but were entitled to do so but could not due to the interpretation on cut off date by the authorities ought to be given a further chance to exercise their option। और कितना टाइम दिया गया इनको? 4 महीने दिए गए हैं। कहां से? फ्रॉम द डेट ऑफ जजमेंट से। उम्मीद करता हूं आपको जो है 44(5) है ना, 44(4) जो है ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। इसके बाद बात करते हैं 44(5) की। ये वो लोग हैं जिन्होंने यहां पर भी ऑप्ट नहीं किया था, और 1 सितंबर 2014 से पहले ही ये रिटायर हो गए हैं। ये इससे पहले ही रिटायर हो गए, तो इन्होंने जब यहां हायर ऑप्शन ऑप्ट नहीं किया तो ये तो ऑलरेडी इस स्कीम से बाहर है। तो यहां पर अब देखेंगे इस पॉइंट पर 44(4) में ये वही एम्प्लॉई हैं जिन्होंने ये जो रिटायर हो गए 1 सितंबर 2014 से पहले, और इन्होंने कोई ऑप्शन ऑप्ट नहीं किया था, तो ये एलिजिबल नहीं है। इसके बाद आते हैं पॉइंट नंबर 4 में, जो कल सर्कुलर आया है उसका पॉइंट नंबर 4। ये क्या बोल रहा है? अकॉर्डिंगली द एम्प्लॉय हु डिड नॉट एक्सरसाइज ऑप्शन, वो एम्प्लॉय जिसने ऑप्शन को एक्सरसाइज नहीं किया था, एज कंटेम्पलेटेड इन द प्रोविजो टू पैराग्राफ 11(3) ऑफ द पेंशन स्कीम एज इट वाज बिफोर 2014 अमेंडमेंट would be entitled to exercise joint option under erstwhile para 11(3) and existing para 11(4) within the aforesaid extended period of 4 months। ये वो एम्प्लॉई हैं जिन्होंने 11(3) के अंदर हायर पेंशन ऑप्शन को चूज
नहीं किया था और अब 11(4) वाले क्लॉज के अंदर उनको ऑप्शन ऑप्ट करना था, तो उनको भी जो है, लेकिन उन्होंने तब भी नहीं किया, तो इनको 4 महीने की विंडो इनको भी दी जा रही है। इसके ऊपर अभी डिटेल में और समझेंगे, अभी आप इस पॉइंट को इतना ही समझिए यहां पर कि भैया ये वो लोग हैं जिन्होंने 11(3) के अंदर भी ऑप्ट नहीं किया और 11(4) के अंदर भी ऑप्ट नहीं किया। 11(3) 1996 वाला जो स्कीम था, है ना, 1996 में जो प्रोविजो ऐड करे गए थे। 11(4) कब ऐड हुआ था? सितंबर 2014 में। उन दोनों ही जगह पर इन्होंने हायर पेंशन ऑप्ट नहीं किया था, तो इनको जो है 4 महीने की विंडो ओपन करके दी जा रही है। ये भी अब 4 महीने के अंदर अपना हायर पेंशन ऑप्शन ऑप्ट कर सकते हैं। अभी तक तो यहां तक की बात आपको समझनी है। इसके बाद यहां से आपको बहुत ध्यान से सुनना है। दी एम्प्लॉइज हु हैड एक्सरसाइज ऑप्शन अंडर पैरा 11(3) ऑफ EPS 95 एंड कंटिन्यू टू बी इन सर्विस ऑन और आफ्टर 1/9/2014 यानी कि 1 सितंबर 2014 विल बी गाइडेड बाय द अमेंडेड प्रोविजन ऑफ पैराग्राफ 1114। बेसिकली ये किसके लिए बात हो रही है अभी मैं समझाने वाला हूं। ऑफ द पेंशन स्कीम, दैट मींस if they had not exercised the option within the time specified under para 11(4), such employee shall not be eligible to exercise option within the extended period of 4 months। तो ध्यान से समझिएगा इस चीज को। देखिए ये है आपका 11(4) वाला क्लॉज। इसके अंदर लिखा हुआ है कि अगर आपको हायर पेंशन ऑप्ट करना है तो वो 6 महीने के अंदर करना है। जब इसको 6 महीने के अंदर करना है तो अब इसको यहां पर वापस आ जाओ। 44(3) में ये वो एम्प्लॉय हैं जिन्होंने फर्स्ट टाइम में हायर पेंशन को ऑप्ट किया था और सेकंड टाइम में इन्होंने ऑप्ट नहीं किया, यानी कि इन्होंने 6 महीने के अंदर इसको ऑप्ट नहीं किया, तो अब ये एलिजिबल नहीं है। यहां पर आप इसको क्लियरली इस चीज को समझ सकते हैं, क्योंकि इसमें ये लिखा हुआ है 44(3) में कि किससे गवर्न होंगे, किससे गाइड होंगे? 11(4) से। सितंबर 2014 वाली जो स्कीम है उसमें 11(4) वाले पैरा से ये जो है गवर्न होंगे, गाइड होंगे। तो वहां पर लिखा हुआ है कि 6 महीने के अंदर इनको ऑप्शन लेना है। अगर इन्होंने नहीं लिया 6 महीने के अंदर तो ये हायर पेंशन ऑप्शन के लिए अब एलिजिबल नहीं है। उम्मीद करता हूं यहां तक की सारी बातें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। अब आगे की बात करते हैं, जो मेन पॉइंट है, 5th पॉइंट। यहां पर अगर हम 5th पॉइंट पर समझें, देयरफॉर इन कंप्लायंस ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जजमेंट डेटेड 4/11/2022 फॉलोइंग एम्प्लॉइज विद देयर एम्प्लॉयर may submit joint option under para 11(3) and para 11(4) to the concerned regional office। कौन कौन एलिजिबल है? अब यहां पर ये कहानी आ गई है, ध्यान से समझिएगा। पहला पॉइंट इसको समझना है, द एम्प्लॉइज एंड एम्प्लॉयर हु हैड कंट्रीब्यूटेड अंडर पैराग्राफ 26(6) ऑफ द EPF स्कीम। EPF स्कीम का मतलब है वो एम्प्लॉय जिनकी सैलरी 5,000 या 6,500 से ऊपर थी, इस सीलिंग से ऊपर थी, और वो EPF स्कीम के मेंबर थे। क्या ये बात क्लियर है? वो एम्प्लॉय जिनकी सैलरी 5,000 से ऊपर थी या 6,500 से ऊपर थी और वो EPF स्कीम के मेंबर थे। EPF स्कीम का मतलब है उनका जो PF कट रहा था उनकी एक्चुअल सैलरी पर कट रहा था। फॉर एग्जांपल किसी की सैलरी अगर 10,000 है तो वो उसकी सैलरी 5,000 और 6,500 की जो सीलिंग है उससे ऊपर है। अब उनका जो कंट्रीब्यूशन कट रहा है EPF स्कीम के अकॉर्डिंग वो 10,000 पर कट रहा होगा। इसका मतलब वो हायर पेंशन वाले ऑप्शन में जा रहे हैं, या फिर ऐसा बोल सकते हैं उनका जो EPF स्कीम के अंदर आ रहे हैं वो हायर सैलरी पर ही आ रहे हैं। क्या ये बात क्लियर है? एंड इसके बाद एंड लिखा हुआ है, एंड डिड नॉट एक्सरसाइज जॉइंट ऑप्शन, और ये वो लोग हैं जिन्होंने ऑप्शन को एक्सरसाइज नहीं किया था अंडर द प्रोविजन टू पैरा 11(3) ऑफ द प्री अमेंडेड स्कीम व्हाइल बीइंग मेंबर ऑफ EPS 95। इसको भी ध्यान से समझेंगे, ये वो लोग हैं जिन्होंने 11(3) में अपना ऑप्शन ऑप्ट नहीं किया था। ध्यान से समझिएगा, अभी डायग्राम से समझाऊंगा। ये वो लोग हैं जो 11(3) के अकॉर्डिंग इन्होंने हायर पेंशन को ऑप्ट नहीं किया था। इसके बाद एंड लास्ट में, एंड वर मेंबर प्रायर टू 1/9/2014 यानी कि 1 सितंबर 2014 से पहले भी मेंबर है, एंड कंटिन्यू टू बी ए मेंबर ऑन और आफ्टर 1/9/2014 यानी कि 1 सितंबर 2014 के बाद भी वो मेंबर है। तो यहां पर ये तीनों पॉइंट एक साथ मैच होंगे। अगर ये तीनों पॉइंट एक साथ मैच हो रहे हैं तो एम्प्लॉय एलिजिबल है। अब देखो इसमें किस तरह से इसको समझना है, डायग्राम में पहुंचते हैं। यहां पर देखेंगे, यहां पर ये ग्रीन वाली जो लाइन है इससे आपको समझ में आएगा। यहां पर जो है आपका ये प्रोविजो 11(3) है, ये प्रोविजो 11(3) वाली लाइन है। मान लो कोई एम्प्लॉय जो है 2008 में ज्वाइन करता है या 2012 में ज्वाइन करता है, तो वो किस स्कीम के अंडर गवर्न होगा? वो इस स्कीम के अंदर ही गवर्न होगा। भाई इसने तो हायर पेंशन को ऑप्ट नहीं किया, तो वो तो इसी स्कीम के अंदर गवर्न हो रहा है। अब कोई एम्प्लॉय जिसने 2008 या 2012 में ज्वाइन किया, मान लो उसकी सैलरी 10,000 रुपए है,
तो इसका मतलब उसकी सैलरी यहां पर जो सीलिंग थी 5,000 या 6,500 उस सीलिंग से ज्यादा है। भाई यहां जो सैलरी की लिमिट थी, सीलिंग थी, वो 5,000 या 6,000 से ज्यादा है, तो इसका मतलब वो हायर सैलरी पर ईपीएफ स्कीम के अंदर आ रहा है, वो हायर पेंशन या हायर सैलरी पर वो ईपीएफ स्कीम के अंदर आ रहा है। तो पहला पॉइंट तो क्लियर हो गया, क्लियर है पहली चीज। दूसरा, वो ईपीएस स्कीम के अंदर तो आ ही गया 1995 वाली ईपीएस स्कीम के अंदर। देखो ढंग से देखो, द एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर हु हैड कंट्रीब्यूटेड अंडर पैराग्राफ 26 ऑफ ईपीएफ स्कीम ऑन सैलरी एक्सीडिंग द प्रीवेलेंट वेज, ये मैंने बताई दिया, अगर किसी की सैलरी 10,000 है तो वो ऑलरेडी इसके अंदर आ गया है। डिड नॉट एक्साइज द जॉइंट ऑप्शन अंडर द प्रोविजन टू पैरा 11(3), उसने जो है जॉइंट ऑप्शन ऑप्ट नहीं किया था, यानी कि 2008 या 2012 वाला जो एम्प्लॉय है, बीच में भी होगा 9, 10, 11, 12, वो भी उन्होंने जो है हायर पेंशन ऑप्शन को ऑप्ट नहीं किया था, तो यहां पर वो भी एलिजिबल हो रहे हैं। एंड वो एम्प्लॉय है 2012 में भी, 2014 में भी, और अभी भी कंटिन्यूअसली जॉब पर ही है, यानी कि यहां और यहां तीनों पॉइंट पर वो एम्प्लॉय है। अगर वो तीनों पॉइंट पर एम्प्लॉय है तो वो एलिजिबल है। क्या ये बात क्लियर है? इसका मतलब यहां से आपको समझ में आया, एक तो उसकी सैलरी जो है हायर वेज 6,500 या 5,000 से ऊपर होनी चाहिए, यानी कि वो ईपीएफ स्कीम में आ रहा है, जो पीएफ कट रहा है उसका। दूसरा, वो ईपीएस स्कीम के अंदर जो 11(3) वाला प्रोविजन है, उसने उस समय हायर पेंशन को ऑप्ट नहीं किया। तीसरा, वो यहां पर जॉब कर रहा है, यहां पर सर्विस में है, 2014 में भी सर्विस पर है, 2014 के बाद भी कंटिन्यूअसली सर्विस पर है। तो ऐसी कंडीशन में वो एम्प्लॉय एलिजिबल है। अब ऐसे एम्प्लॉय, अब यहां से आपको ये समझ में आ जाएगा, अगर इसके अलावा कोई भी कंडीशन है वो एलिजिबल नहीं है, इसके अलावा कुछ भी ऐसा है तो वो एलिजिबल नहीं है, कुछ भी अलग हो सकता है, वो एलिजिबल नहीं है, ये आपको समझ लेना है। अब कैसे समझना, वो देखो, वो एम्प्लॉय जिसने 2014 के बाद ज्वाइन किया वो एलिजिबल नहीं है, जिसने 2014 के बाद ज्वाइन किया वो एलिजिबल नहीं है। अब कोई ऐसा एम्प्लॉय हो सकता है जिसने जो है जिसने अपना जो ईपीएफ स्कीम के अंदर था, लेकिन वो हायर सैलरी पर नहीं था। कौन सी सैलरी पर उसका ईपीएफ स्कीम के अंदर आ रहा था? मान लो 5,000 6,500 वाली सीलिंग पर ही आ रहा था, तो वो भी एलिजिबल नहीं है। भाई यहां ध्यान रखना है, ये तीनों पॉइंट एक साथ चलेंगे। ये अगर हो सकता है ये पॉइंट किसी का ना हो और ये दोनों ऑप्शन मैच करते हो तो भी एलिजिबल नहीं है। कोई ऐसा भी हो सकता है ये भी मैच कर रहा है, ये भी मैच कर रहा है, लेकिन वो 1/9/2014 से पहले ही जो है जॉब से हट गया, यानी कि वो सर्विस में नहीं है, तो वो भी एलिजिबल नहीं है। आपको ये समझना है कि भाई ये किस तरह से इस तरह से इसको बेसिकली वही परसेप्शन, आपको इस चीज को समझना है कि किस तरह से आपको ये समझ में आएगा कि कौन एलिजिबल है और कौन एलिजिबल नहीं है। तो यहां पर ये मैंने बताया कि जैसे 1 सितंबर 2014 से पहले वाला कोई एम्प्लॉय है और ये दोनों मैच कर रहे हैं, वो भी एलिजिबल नहीं है। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है किसी की जो सैलरी है वो फिक्स इस सीलिंग पर जो है ईपीएफ स्कीम के अंदर हो, जब वो इस सीलिंग पर ईपीएफ स्कीम के अंदर है तो वो भी एलिजिबल नहीं है। हायर सैलरी पर होना चाहिए, हायर सैलरी पर ईपीएफ स्कीम के अंदर आना चाहिए। ठीक है, अब किसी ने ऑप्शन एक्सरसाइज किया हो, किसी ने ऑप्शन एक्सरसाइज किया हो, जब किसी ने ऑप्शन एक्सरसाइज किया होगा तो वो जो है कैसे गवर्न होगा? 11/4 से। तो वो कहां पहुंच गया? यहां पहुंच गया। किसी ने अगर ऑप्शन एक्सरसाइज किया हो उस दौरान तो वो 11/4 वाले क्लोज से गवर्न होगा, और अगर मान लो उसने 6 महीने के अंदर ऑप्शन चूज नहीं किया तो वो एलिजिबल नहीं है। अगर चूज कर लिया होगा तो वो तो ऑटोमेटिकली हायर पेंशन ऑप्शन में है। तो उम्मीद करता हूं आपको इस डायग्राम की मदद से ये क्लियर हो गया होगा, जो ईपीएफओ ने कल सर्कुलर निकाला है उस सर्कुलर के अकॉर्डिंग कौन एलिजिबल है और कौन एलिजिबल नहीं है। उम्मीद करता हूं आपको ये सारी चीजें क्रिस्टल क्लियर हो गई होंगी, और अब किसी की वीडियो देखने की जरूरत तो मुझे लगता नहीं है कि आपको पड़ेगी। अगर मैं इस चीज में कामयाब हो गया तो भैया वीडियो को लाइक करना और शेयर ज्यादा से ज्यादा करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। इसके बाद जो है बेसिकली जो यहां पर मैं जो इसके बाद वाली जो कहानी है वो बेसिकली यही है कि भाई हायर पेंशन ऑप्शन आपको कैसे ऑप्ट करना है। प्रोसीजर दिया हुआ है, वो अंग्रेजी आप पढ़ सकते हैं। अभी इसमें आगे भी एक सर्कुलर आने वाला है जिसमें कंप्यूटेशन होगा, यानी कि कैलकुलेशन वाली डिटेल होंगी। जब वो डिटेल आएंगी तो उसके ऊपर भी मैं वीडियो लेकर के आऊंगा, पूरा डिटेल में अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। तो उम्मीद करता हूं आपको ये सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी, और ये डायग्राम अगर समझ में आ गया तो अंग्रेजी पढ़ने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। अगर ये सारी चीजें अच्छे समझ में आ गई तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और शेयर ज्यादा से ज्यादा कर दो, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा,
मिलेंगे हम ऐसी ही नेक्स्ट धमाकेदार वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, टेक केयर, जय हिंद।